हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई मस्त चलती होगी, आपको पता होगा। और हम आपके लिए 12th लेवल NTPC GKGS का एनालिसिस कवर करा रहे हैं। और एग्ज़ाम आपको पता है 7 अगस्त से चालू हो चुका है और हमने 7 अगस्त का पहला शिफ्ट कवर कराया है। सेकेंड नहीं कवर कराए, थर्ड कवर करा रहे हैं, जो आप देख पा रहे होंगे। तो आप पहले शिफ्ट देखना चाहते हो, थर्ड शिफ्ट देखना चाहते हो तो आप हमें देखें। और आगामी दिनों का भी अगर आप देखना चाहते हो, GKGS का एनालिसिस 99% ऑथेंटिक रहेगा। अगर आपका एग्ज़ाम होगा इस तारीख को या था या आगामी दिन में है तो जरूर देखिएगा। और था तो आप कमेंट सेक्शन में बताना क्या ऐसे ही प्रश्न आए थे। चलिए, जिससे क्या होगा कि आगामी जो बच्चों का पेपर है वो पढ़ तो सके कम से कम, हाँ इस प्रकार के प्रश्न आए थे करके। चलिए, तो पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। यकीन के साथ पढ़ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो इस तारीख के विद्यार्थियों का। शिफ्ट नंबर 3 है 7 अगस्त। पहला प्रश्न हमें मिला है, वोडाफोन कंपनी भारत में कब आई? और आपको पता है वोडाफोन, वर्तमान में वोडाफोन अब नहीं चलता है, बाई चांस बहुत कम चलता है। तो याद रखिएगा वोडाफोन कंपनी भारत में कब आई, तो इसका राइट आंसर आएगा 2007 में। ठीक है, जी आपका राइट आंसर रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित? देखिएगा, आपको पता है कि रेलवे का प्रश्न चल रहा है तो रेलवे का प्रश्न पूछ भी सकता, पूछ रहा है। देखिएगा, उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर? याद रखिएगा आंसर आएगा जयपुर, राजस्थान। ठीक है, और याद रखें यहाँ पर आप जोन देख पाएंगे या मुख्यालय देख पाएंगे। मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ फर्स्ट में, सेकेंड, थर्ड, जो आप सन देख पा रहे होंगे, ये आपका नॉर्थन रेलवे NR का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसकी स्थापना 1952 में हुआ है। इस प्रकार से आप समझ लीजिएगा। मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ आपको, पूछ ले। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे 7 दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7। और मुख्यालय है नॉर्थन रेलवे में मुख्यालय, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में मुख्यालय गोरखपुर में है, 1952 में स्थापित हुआ है मुख्यालय। इस प्रकार से आप 7 नाम देख पा रहे होंगे। और आप यकीन दिलाता हूँ आपको बहुत फायदा होगा भाई, एक बार पूछ लिया आपको, हो सकता और पूछ ले, है कि नहीं? तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 7 तक था, 8 9 7 देख लीजिएगा आप लोग। देख पा रहे हैं आप लोग 10 नंबर का है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 16। तो आप 16 जोन देख पा रहे होंगे। और इन्हें याद कर लीजिएगा, याद रखें, वरना आपको पछताना पड़ सकता है। तो मत कहिएगा कि सर हम आपने, देखो हम प्रश्न तो दिखा ही रहे हैं ऑथेंटिक 100%। शिफ्ट बाय डे बाय दिखाने का प्रयास करेंगे। पहला शिफ्ट हो चुका है, सेकंड नहीं कवर कराया, थर्ड चल रहा है, और व्याख्या भी बता देंगे जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिल पाएगा। आप लोग 15 16 17 18 19, तो याद रखें 19 आपका राइट आंसर है। मतलब आपके पास 19 जोन है वर्तमान, समझे? तो 19 जोन आपको पता होनी चाहिए पूरे के पूरे। साउथ कोस्ट रेलवे विशाखापट्टनम में, याद रखिएगा। इस प्रकार से आपको 19 जोन दिखाए हैं और प्रश्न पूछ लेगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। प्रश्न आपके समक्ष आप देख पा रहे होंगे। देखिए, नया प्रश्न है, 2024 का ICC मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर किससे दिया गया है? देखिएगा, क्रिकेट का प्रश्न पूछ रहा है कि 2024 का ICC मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे दिया गया है। ये पुरस्कार होता है, याद रखें। ये पूछ रहा, आंसर आपका आंसर आएगा, पुरस्कार भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को दिया गया। और आप तो अगर क्रिकेट के प्रेमी हो तो आपको पता होगा कि भारतीय गेंदबाज वो भी तेज, जिनका नाम जसप्रीत बुमराह है, जिन्हें ICC 2024 का मैच क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया 2024 का। अगर वहीं आपको पूछ ले महिला में तो क्या बताएंगे? तो महिला बता देते हैं भाई। 2024 के ICC पुरस्कारों में स्मृति मंधाना को ICC महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। इसके अतिरिक्त न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए रॉचेल हैहो फिफ्थ ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। तो याद रखें इस प्रकार से। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किस समूह का तत्व है? हाइड्रोजन का संकेत H होता है, और इसके पूछ रहा है कि आवर्त सारणी के किस समूह का तत्व है। तो हाइड्रोजन आवर्त सारणी के पहले समूह ग्रुप फर्स्ट में स्थित है, जिसे क्षारीय धातुओं का समूह भी कहा जाता है, एल्काइल मेटल्स। ठीक है,
तो समूह फर्स्ट को क्षारीय धातुओं का समूह भी कहा जाता है और इसी में कौन स्थित है आपका हाइड्रोजन। नेक्स्ट, भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य आपको पता ही होगा। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास से अलग होकर बना था। मद्रास वर्तमान इसका नाम चेन्नई है जो तमिलनाडु की राजधानी है। तो आप कह दीजिएगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पहले एक थे और तेलंगाना तो आंध्र प्रदेश के हिस्सा था जो 2 जून 2014 को बना है। तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना है आंध्र प्रदेश से बना और आंध्र प्रदेश मद्रास मतलब आप कह सकते हैं तमिलनाडु से बना है। तो 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। और आप समझ पा गए होंगे कौन सा भाषा, तेलुगु भाषा। याद रखिएगा, प्रश्न इससे संबंधित पूछ लेगा। प्रश्न, भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए लोकसभा में कितने बहुमत की आवश्यकता होती है। जैसे अगर आपको कहा जाए कि भाई हाँ, हम भारतीय संविधान में संशोधन कर सकते हैं और संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लाई गई है, मतलब हमारे भारत में जो संविधान बना है वो विदेश से भी लाया गया है। तो हम संविधान में बदलाव कर सकते हैं, कुछ चीज़ें जोड़ सकते हैं, कुछ हटा सकते हैं, ये हमारे संविधान में लिखा गया है। तो वही पूछ रहा है, उसके लिए याद रखें लोकसभा में आपको पता है जिसे हम नित्य सदन कहते हैं या अस्थायी सदन कहते हैं, वहाँ पर बहुमत की आवश्यकता होती है। तो याद रखें यह आपका आंसर आएगा 2/3 बहुमत। ठीक है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 होनी चाहिए। जितने लोग वहाँ उपस्थित हैं उनमें से 2/3 होना चाहिए तथा सदन की कुल संख्या का 50% से अधिक बहुमत भी अनिवार्य होता है। संसदीय कानूनों में संशोधन के किस बहुमत से किया जाता है। हाँ, मतलब संसदीय कानूनों में संशोधन बहुमत के आधार पर ही होगा, बाकी नहीं होगा। बहुमत होगा तभी हम कोई भी कानून को ला सकते हैं, बना सकते हैं और उसे पारित कर सकते हैं, और वरना नहीं। तो 2/3 आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मंत्रियों को बढ़ते हुए क्रम में न्यूनतम से अधिकतम अधिकार के अनुसार सजाएं। तो यहाँ पर आपको 3 मंत्री दिख रहे हैं, राज्य मंत्री, उप मंत्री और कैबिनेट मंत्री। आपको इनके अधिकार के बढ़ते क्रम में, मतलब जिसका अधिकार या शक्ति कम होती है उसको पहले रखो, फिर ज़्यादा वाले को, फिर ज़्यादा वाले को, इसे बोलते हैं बढ़ते क्रम में। तो देखिएगा आपको दिखा रहे हैं आगे पर आप देख पाएंगे बढ़ते क्रम में। तो सबसे इन तीनों की बात करें तो उप राज्य मंत्री सबसे कनिष्ठ होता है पद के रूप में। इसके बाद इससे बड़ा होता है मध्य स्तर का, उसे बोलते हैं राज्य मंत्री, आपने जरूर सुना होगा। और इनसे और बड़े होते हैं कैबिनेट मंत्री, जो सबसे वरिष्ठ होते हैं, इनके पास शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं। तो सबसे बड़ा पद कैबिनेट को होता है शक्तियों के रूप में भी और पद। उसके बाद राज्य मंत्री आते हैं, फिर आपके उप राज्य मंत्री आएंगे। प्रश्न, सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम कब लागू हुआ था। आपको बता दें हम स्नातक लेवल एनटीपीसी के प्रश्न पत्रों के माध्यम से हमने बहुत तैयारी करवाया है 12th लेवल के एनटीपीसी का। आप अगर देखना चाहते हो मैथ्स का, रीजनिंग का, जो मैथ्स हमने पढ़ाया है, जो रीजनिंग हमने पढ़ाया, वही रीजनिंग मैथ्स याद रखिएगा आपके 12th लेवल में आ रहा है। तो आप आरआरबी एनटीपीसी एमसीक्यू 2025 के प्रश्नों का समाधान और भंडारा की लिस्ट में मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके देख सकते हो। और बाकी अगर आप यहाँ देखना चाहते हो पर डे जीके का एनालिसिस, तो आप आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल एग्जाम जीके एनालिसिस आप जाकर देख सकते हैं। यह अधिनियम 15 जून 2005 को संसद में पारित हुआ था, लेकिन यह पूरे देश में 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। समझे, 15 जून 2005 को संसद ने पारित कर दिया, हाँ लागू कर देते हैं, फिर 12 अक्टूबर को पूरे भारत में लागू हो गया। इसका उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना था। मतलब अगर आप कोई भी सूचना सरकार से लेना चाहते हो कि रोड बन रही है तो रोड में कितना पैसा लगा, कितना खर्चा हुआ, तो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। कोई भी जानकारी सरकार से आप जवाब मांग सकते हो, आयोग या आपके जो सरकारी संगठन है आपको जवाब देंगे। यही कहलाता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। आज रखना 2005 में लॉन्च हुआ है। अगला प्रश्न, पांड्य वंश की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी। मतलब हमें इतिहास का प्रश्न पूछा है। पांड्य वंश एक प्रकार का राजवंश है और हर राजवंश की अपनी अपनी
कार्यप्रणाली थी, राजनीतिक इकाई थी, तो शासन करने के लिए जो सबसे छोटी इकाई थी पांड्य वंश वो पूछ रहा है, तो उसे उर कहते थे। उर का मतलब होता है गांव। चलिए इस प्रकार समझे आपने। यह स्थानीय स्तर की स्वशासी इकाई थी जहां पंचायत जैसी व्यवस्थाएं कार्य करती थी। पांड्य शासन में प्रशासनिक ढांचा आमतौर पर इस क्रम में था: नाडु, कुर्रम और उर। उर सबसे छोटा था, जिसे हम गांव कह सकते हैं। तो पांड्य वंश में 3 चरणों में या 3 स्तर में शासन चलता था। सबसे छोटी इकाई को उर कहते थे, उसके बाद उससे बड़ा इकाई कुर्रम कहलाता था और बड़ा नाडू कहलाता था पांड्य वंश। अगला प्रश्न, तराई और भाबर के मैदान भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिएगा, आंसर हिमालय के नीचे, तराई के नीचे, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। आंसर क्या है बताओ? ये भाई हिमालय के नीचे पाए जाते हैं। उत्तराखंड तरफ, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, कुछ एरिया है ना। तो तराई और भाबर के मैदान भारत के हिमालय के नीचे क्षेत्र पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, 11वीं से 18वीं शताब्दी के मध्यकालीन भारत में किस विषय पर सबसे अधिक जोर दिया गया था? तो हमें बोल रहा 11वीं से 18वीं शताब्दी के जो मध्यकाल में है, किस विषय पर जोर दिया गया था, याद रखना। तो आपका आंसर आएगा भक्ति पर जोर दिया गया था। और इस काल में भक्ति आंदोलन बहुत प्रचलित था, जिसमें भक्ति और सूफी आंदोलन समाज में धार्मिक एवं सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा इस दौरान दार्शनिक ग्रंथ, वैज्ञानिक विचार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी थे, लेकिन भक्ति का प्रभाव और महत्व सबसे अधिक था। तो 11 से 18वीं शताब्दी में भक्ति जोरों शोरों से चल रहा था। भक्ति आंदोलन भी इसी समय हुआ, सूफी संत आंदोलन इसी समय हुआ। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, हमें प्रश्न में ये कह रहा है, अगले प्रश्न में कंप्यूटर का प्रश्न याद रखें, 4 कम से कम और अधिकतम 5 प्रश्न आएगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। किसी फाइल या फोल्डर को कंप्यूटर से स्थायी रूप से हटाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? हाँ, शॉर्टकट कुंजी पूछ रहा है, स्नातक में पूछा था, वही पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो किसी भी फाइल या फोल्डर को आप कंप्यूटर में से पूरी रूप हटाना चाहते हो कि वो डिलीट होने के बाद रिसाइकल बिन में ना जाए, तो उसके लिए होता है, आप अगर कोई चीज़ को डिलीट करते हो तो वो फाइल कहाँ चली जाती है? रिसाइकल बिन में। पर वहाँ से आप रीस्टोर करके वापस ला सकते हो। लेकिन अगर आप शिफ्ट प्लस डिलीट, अगर आप शॉर्टकट की शिफ्ट को डिलीट के साथ एक साथ प्रेस करोगे तो कोई भी डाटा या कोई भी फाइल आपके रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी, सीधी डिलीट हो जाएगी और उसे आप वापस नहीं ला पाओगे। अगर आप सिर्फ डिलीट का प्रयोग करते हो तो आप उसे वापस दोबारा ला भी सकते हो रिसाइकल बिन से। ये बात याद रखें। दोनों प्रश्न पूछ। ताल कटोरा गोल चक्कर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? याद रखें, नई दिल्ली में। तो ताल कटोरा गोल चक्कर का निर्माण नई दिल्ली में किया जा रहा है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस टैब, ठीक है, कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो हमें ये कह रहा है, जो कंट्रोल होता है, ठीक है, कंट्रोल और टैब दो आपके बटन होते हैं, कुंजी होते हैं। इसका उपयोग शॉर्टकट की एक साथ करके क्या किया जा सकता है? तो कंट्रोल प्लस अगर आप टैब एक साथ शॉर्टकट की का उपयोग करोगे तो इससे शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किसी सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउज़र में खुले हुए टैब्स के बीच आगे बढ़ने के लिए किया जाता है। अगर कोई सॉफ्टवेयर या वेब खुला हुआ है तो आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आप कंट्रोल प्लस टैब एक साथ प्रेस करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, पृथ्वी पर वह क्षेत्र जहां सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है उसे क्या कहा जाता है? जैसे आपको पता है, आप ग्लोब देखा होगा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। तो भूमध्य रेखा के क्षेत्र पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती है, याद रखें। इस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी कहा जाता है, समझे। तो पृथ्वी का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या भूमध्य रेखा का क्षेत्र पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। अगला प्रश्न, न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने किस विषय पर एक आदेश जारी किया था? भाई, न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी के बारे में पूछ रहा है और उसका आदेश पूछ रहा है कि उन्होंने किस आदेश को जारी किया था। न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने पॉस्को अधिनियम के तहत एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया था, जिसमें उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उस अधिनियम के अंतर्गत यौन हमले के लिए
त्वचा से त्वचा संपर्क आवश्यक नहीं है, बल्कि यौन इरादा ही मूल तत्व है। इस निर्णय ने पॉस्को कानून की सुरक्षा रचना को और भी सुदृढ़ कर दिया, मतलब मजबूत कर दिया। तो पॉस्को अधिनियम में उन्होंने एक सुधार किया, इस कारण से उनका प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। यौन हमले के लिए त्वचा से त्वचा संपर्क आवश्यक नहीं है। यौन के बारे में सोचना या इरादा रखना भी क्या है, एक पॉस्को से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके समक्ष आप देख पा रहे होंगे, नेशनल हाईवे 6 वर्तमान में पूर्वोत्तर भारत के किन किन राज्यों को जोड़ता है। तो हमें नेशनल हाईवे का प्रश्न पूछ रहा है, और देखो सभी प्रश्न आपकी इशारा कर रहे हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है और किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 6 भारत में पूर्वोत्तर क्षेत्रों में फैला हुआ है और यह 4 राज्यों को जोड़ता है, मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, तो मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा, इन 4 राज्यों को जोड़ने का काम नेशनल हाईवे NH6 कर रहा है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, लास्ट तक बने रहना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर आप एग्जाम आगामी दिनों में है, आगामी तारीखों में है, तो जरूर देख के जाना, 100% फायदा होगा। और जिनका एग्जाम था वो भी देखें और आप क्रॉस वेरीफाई करें कि आपने क्या उत्तर लगाया है, और एक्स्ट्रा फैक्ट आगामी भर्तियों में काम आएगा और आगामी शिफ्टों में। सूर्य घर बिजली योजना, सूर्य घर बिजली योजना में सबसे अधिक इंस्टॉलेशन किस राज्य में किए गए, मतलब सबसे अधिक काम आप कह सकते हो। इस योजना का सबसे अधिक काम गुजरात राज्य में हुआ है। इस योजना का उद्देश्य है कि सूर्य के माध्यम से बिजली प्राप्त करना और घर को उजाला करना। तो इसके हेतु सबसे ज़्यादा इंस्टॉलेशन या सबसे ज़्यादा काम या सबसे ज़्यादा इस पर विचारधारा या सबसे अधिक काम और लोगों ने फायदा उठाया है गुजरात राज्य के लोगों ने। अगला प्रश्न, नारायण गुरु 1856-1928 केरल के एक महान समाज सुधारक और संत और दार्शनिक थे। ये प्रश्न पूछा था, याद रखें। तो पूछ रहा था कि नारायण गुरु कौन था, याद रखें, केरल के महान समाज सुधारक, संत और दार्शनिक थे। नेक्स्ट प्रश्न, 13 और 14 मार्च को कौन सा पर्व मनाया जाता है। आंसर आएगा होली का पर्व, जो हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार है। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, समुद्र की गहराई मापने में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संबंधित है। मतलब समुद्र की गहराई मापने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं। देखो आपने सुना होगा फैदोमीटर, मेरे ख्याल जरूर सुना होगा फैदोमीटर। फैदोमीटर क्या करता है कि समुद्र की गहराई मापने के लिए उपयोग होता है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया था, कहते हैं बच्चे लोगों ने, तो वहां दिया था सोनार। हाँ, सोनार के माध्यम से भी हम समुद्र तल की गहराई और समुद्र तल में कौन कौन चट्टान है, कितना दूर पर है, ये सब हम पता लगा सकते हैं। और कई बार इसका वो पूछ लेता है, फुल फॉर्म पूछता है भाई। तो अधिकांश जो जहाजें होती है, जहाजें इसका उपयोग करती है सोनार का। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, याद रखिएगा, प्रश्न बनता है कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका उत्तर होनी चाहिए। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। और आपको पता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांवों को आपस में जोड़ा जा रहा है और अभी भी योजना चल रही है और गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ा जा रहा है। तो याद रखें, इसका प्रश्न पूछ रहा है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को की गई थी। नेक्स्ट, इस योजना का उद्देश्य भारत के ग्रामीण क्षेत्रों को हर मौसम में चलने योग्य सड़कों से जोड़ना, ताकि विकास और संपर्क दोनों बढ़ावा मिल सके। यह योजना तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू किया गया था। तो बीजेपी के मुख्य प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, और आप इन्हें जरूर जानते होंगे। और याद रखें, ये मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ऐसी बात नहीं है, और इनके चर्चे होते रहते हैं। 2000 में यह योजना शुभारंभ हुआ था, अभी चल रहा। प्रश्न, नौफिल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है। तो हमें पावर प्लांट के बारे में पूछ रहा है, उसका नाम देख रखा है नौफिल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट अरुणाचल प्रदेश में है, जिसकी राजधानी आपका ईटानगर है और यह भारत का पूर्व राज्य है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, सन 2025 में भारत का 100% साक्षरता प्राप्त करने वाला राज्य बना है मिजोरम, राजधानी आइजोल।
और आपने करंट अफेयर में जरूर पढ़ा होगा, याद रखिएगा। करंट अफेयर का 8 से 10 प्रश्न आ रहे हैं, 8 से 10 करंट अफेयर आएगा, 4 से 5 कंप्यूटर का आ रहा है, बाकी जीके जीएस में आपको पता है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, खेल सब आ रहे हैं। अगर आप करंट अफेयर देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो टॉप 10 पर डे का, तो आप हमारे साथ पढ़ सकते हो। हम तैयारी करवा रहे हैं, करंट अफेयर की भी क्लास लग रही है। करंट अफेयर या घटना चक्र के नाम पे प्लेलिस्ट बना है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो 100% साक्षरता प्राप्त करने वाला 2025 में भारत का उस राज्य का नाम है मिजोरम। प्रश्न, विनिवेश का अर्थ क्या है? अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न है। विनिवेश का अर्थ है सरकार द्वारा किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को पूरी तरह या आंशिक रूप से बेच देना। ठीक है, इसका उद्देश्य राजस्व प्राप्त करना, सरकारी बोझ को कम करना और निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ाना होता है विनिवेश का अर्थ। विनिवेश का अर्थ समझ गए आप लोग? चलिए, मेरे ख्याल समझ गए होंगे। और समझ लीजिएगा अगला प्रश्न, वर्ष 2024 में दिव्यांग जनों के लिए अपनी आजीविका परियोजना के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किस कंपनी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? तो मतलब हमें कह रहा है कि दिव्यांग जनों के लिए, ठीक है, जो दिव्यांग होते हैं, जो विकलांग हैं, उनके लिए अपनी आजीविका एक योजना चलाया गया था, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उस कंपनी को पुरस्कार दिया गया है। तो आंसर आएगा जोमेटो। ठीक है, जोमेटो को दिया गया है। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, सिविल कोर्ट और अधीनस्थ कोर्ट किसके अधीन होते हैं, मतलब किसके आदेश पे काम करते हैं? देखो, इस प्रकार का पैटर्न तो हम बता दें, स्नातक लेवल एनटीपीसी में पूछा था। अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा। मैथ्स का, रीजनिंग का ध्यान रखें, उसी प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। और आप पढ़ना चाहते हो तो बता चुका हूँ, पढ़ लीजिएगा भाई। 100% ऑथेंटिक के साथ पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से। अगर आप उन मैथ्स के, उन रीजनिंग के टॉपिकों को समझ गए तो आप आराम से प्रश्नों कवर कर पाओगे। तो राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, आपको उत्तर देना है। याद रखें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अनुसार सिविल कोर्ट और अन्य अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण और पर्यवेक्षण संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के अधीन होता है। हाई कोर्ट इन न्यायालयों की कार्यप्रणाली, स्थानांतरण, पदोन्नति या अन्य मामलों का निगरानी करेगा और देखरेख करता है। तो सिविल कोर्ट या उसके अधीनस्थ कोर्ट होते हैं, अधीनस्थ कोर्ट, इन सब की जिम्मेदारी राज्य हाई कोर्ट की रहती है। उसी के अंडर जो लोग काम करेंगे, जो भी निर्णय लेना है, हाई कोर्ट ही करेगा। प्रश्न आप देख पा रहे हैं, भारत में एआई ड्रिवन माइनिंग नीलामी पहले किस राज्य में शुरू की गई थी? तो देखिएगा, सबसे पहले आंसर आएगा गोवा। गोवा ने शुरुआत किया। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, 2015 में हिमाचल प्रदेश के किस पारंपरिक नृत्य को सबसे अधिक लोगों द्वारा एक साथ प्रदर्शन करने के कारण गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? उस नृत्य का नाम क्या है? नाटी। तो हिमाचल प्रदेश में एक नृत्य होता है नाटी, जहाँ पर क्या हुआ, वहाँ के लोगों ने अधिक संख्या में एक साथ समूह के रूप में नाचकर गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड नाम दर्ज करवाया था। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत का नया वित्त सचिव किससे नियुक्त किया गया है? तो भारत का नया वित्त सचिव, इस प्रकार से आप समझ लीजिएगा, पिछले वाले में हमें क्या पूछा था, आरबीआई का डिप्टी गवर्नर हमने बताया था पूनम गुप्ता। ठीक है, उसी प्रकार से आप यहाँ पर नियुक्ति का प्रश्न पूछा है। तो आंसर आएगा 24 मार्च 2025 को डॉक्टर अजय सेठ को नियुक्त किया गया है। तो भारत का नया जो वित्त सचिव है, जे 24 मार्च 2025 को डॉक्टर अजय सेठ को नियुक्त किया गया है। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पर हमें पूछा था कि कौन सा भूटान का क्षेत्र नहीं है। देखिएगा, भूटान के विभाजन में नहीं आता। तो भूटान को पारंपरिक रूप से 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पश्चिमी भूटान, नेक्स्ट आपका क्या मध्य या पूर्वी भूटान, और नेक्स्ट दक्षिणी भूटान। तो उत्तरी भूटान नहीं होता, ये आपका ऑप्शन रहा होगा, यही आपका राइट आंसर होगा। मतलब भूटान का क्षेत्र पूछ रहा है कि किस क्षेत्र को क्या कहा जाता है और कौन सा क्षेत्र नहीं बांटा गया है। तो उत्तरी भूटान के रूप में भूटान को नहीं बांटा गया है। अब हम यहाँ पर विराम चाहते हैं। हमने आपको प्रश्न दिखाया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप यकीन दिलाता हूँ ये प्रश्न आपके 99% ऑथेंटिक सही है। आप लोग एग्जाम अगर दे के आए थे 7 अगस्त 2025 का 3rd शिफ्ट का, तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना सर ऐसे प्रश्न आए थे, जिससे जो बच्चा हमें देख रहा है, जो फ्रेशर बच्चा है, जिनका आगामी दिनों में वो समझ तो सके कि हम सही डाटा दे रहे हैं। नहीं आए तो नहीं आगे कह दीजिएगा, और आया तो आया। देखो, हमने डाटा निकाला है, समझाया, बता रहे हैं।
अगर आप पढ़ने वाले बच्चे होंगे तभी कह पाओगे कि हाँ आया है। अगर आप बिना पढ़े ऐसे ही पेपर देने चले गए होंगे, आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि जी प्रश्न आया, तो कैसे याद कर पाओ? भाई तुम्हें पढ़ने वाले बच्चे ही बता पाएगा कि हाँ जी प्रश्न आया था, वरना जो बेवकूफ़ ही होगा जो नहीं पढ़ के गया है वो पेपर देने बैठ गया, वो कभी नहीं बता पाएगा हाँ ऐसे प्रश्न आए थे करके। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जब तक टाटा बाय बाय, पढ़ते रहें। और नेक्स्ट पार्ट आपको मिलेगा, नया तारीख नया शिफ्ट रहेगा, और हम एक दिन में 3 शिफ्ट कवर नहीं करा पाएंगे, याद रखें समय लगता है और समय हमारे पास है नहीं है। हम ऑफलाइन क्लास भी लगाते हैं तो समय वहाँ भी देना पड़ता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आप अगर नए हैं तो आप थोड़ा सा हमें सपोर्ट कीजिएगा, और आप RRB NTPC 12th लेवल एग्जाम GKGS एनालिसिस के प्लेलिस्ट में आप हमें डेली देख सकते हैं। और आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर देखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और शेयर जरूर करना उस विद्यार्थी के पास जो विद्यार्थी पेपर था या आगामी दिन में है, वो भी पढ़े, आप भी पढ़े हैं, आपका सहयोग कर रहे हैं, आप भी किसी का सहयोग करके एक अच्छा काम कर सकते हैं। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो जुड़िए हमारे